निशा बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी। प्रभास ने जैसे ही उसे एक बार देखा वो उससे प्यार करने लगा। लेकिन वहीं प्रभास की माँ मोनिका को निशा जरा भी पसंद नहीं थी, क्योंकि निशा थोड़ी मोटी थी। पर अपनी बेटे की खुशी को देखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कर दी और दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। निशा की जिंदगी में खुशियों की कोई उम्मीद नहीं थी। अब निशा शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। निशा की ननद ज्योति बहुत ही सुंदर और सेक्सी थी। वैसे तो ज्योति निशा को कभी उसके मोटापे का ताना नहीं देती, लेकिन निशा की सास मोनिका जब देखो अपनी बेटी और बहू की तुलना करती, अपनी बहू को ताने कसती। मोनिका बस प्रभास के आगे निशा से प्यार से बात करती और पीछे से उसे ताने मारती। ऐसे ही एक दिन मोनिका निशा के पास आकर उसे कहती है, अरे बहू, कुछ सीख ज्योति से। कितनी सुंदर है, सेक्सी है, मजाल है उसकी कमर आज तक 26 से 28 भी हुई हो तो। पर माँ जी, कमर से क्या फर्क पड़ता है, दिल साफ होना चाहिए। दिल बदतमीज, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी का दिल साफ नहीं है, तेरे शरीर के साथ साथ तेरी बोली भी खराब है। मेरे बेटे से मैंने कहा था मोटी पार्टी से शादी करना, यानी मोटे पैसे वाले लोगों से, और उसने तो मोटी लड़की से शादी कर ली। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर ज्योति आ जाती है। अरे लड़ रहे हैं आप सब, क्या हो गया जो इतना चिल्ला रहे हो? अरे बेटी, तेरी भाभी जलती है तुझसे, काला टीका लगा के रखा कर, आजकल लोगों का भरोसा नहीं। अरे माँ, ऐसा कुछ नहीं है, भाभी भी मुझे बहुत प्यार करती है जैसे आप करती हो। ज्योति देखो ना, माँ जी मुझे जब देखो ताने देती रहती है। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ, बुरा लगता है मुझे भी। चुप कर भटूरे जैसी शक्ल की, आई बड़ी, चल जा यहाँ से। निशा को अपनी सास की बात सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर अपने पति के पास आती है और उसे कहती है, अजी सुनते हो? नहीं, बहरा हूँ। मेरी बात तो सुनो। सुन तो तुम्हारी शादी के बाद से ही रहा हूँ। ओहो, अरे पता है आज क्या हुआ? कैसे पता होगा? तुम बताओगी तब पता चलेगा ना। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो, और तुम्हारी माँ जब देखो मुझे मोटे होने का ताना देती रहती है। हाँ हाँ, जाओ मायके, और सुनो, तलाक देकर जाना, फिर मैं अपने लिए सेक्सी सी बीवी लेकर आऊंगा। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यही रहूंगी सारी उम्र, तुम्हारी और तुम्हारी माँ की छाती पर ही बैठी रहूंगी। बहुत हो गया, आज के बाद मैं माँ जी की इज्जत नहीं करूंगी और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दूंगी। सुबह के समय निशा हाफती हुई जॉगिंग करके अपने घर आती है तो मोनिका उसे देखकर तब भी उसे ही ताना मारते हुए कहती है, बहू कहाँ से आ रही है? मैं तो डर गई, ना जाने किसने अपना सांड खुला छोड़ दिया। पास आई तो दिखा कि ये तू है। माँ जी, लगता है कि या तो आपके चश्मे का नंबर बढ़ गया है या आप उम्र से पहले ही सटिया गई हो, तभी आपको आता हुआ एक इंसान नहीं दिख रहा। अच्छा, ये बता, तूने अब तक कोई नाश्ता नहीं बनाया और ऊपर से तू दौड़ने निकल गई। माँ जी, आप नाश्ते की चिंता मत करो, मैंने सबके लिए नाश्ता बना दिया है। हाँ, जरा मैं भी तो देखूं आज क्या निहाल किया है तूने। निशा की सास, पति और ननद ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी मोनिका निशा को प्रभास के आगे बड़े ही प्यार से आवाज लगाकर कहती है, बहू बेटा, कुछ चाय पानी लेके आओ। अब देखो कैसे शहद टपक रहा है बुढ़िया के मुँह से। वैसे इसका बस चले ना तो मुझे जिंदा ही निकल ले। निशा अब सबके आगे नाश्ता रख देती है और मोनिका जैसे ही नाश्ता देखती है तो उसकी हवा खराब हो जाती है। तभी मोनिका निशा से पूछती है, कॉर्नफ्लेक्स, नाश्ते में ये खाएंगे हम? माँ जी, मैं जॉगिंग पर गई और फिर मुझे अपने लिए कुछ हेल्दी बनाना था तो मैंने ये बना दिया। हाँ, क्यों नहीं, ये ही खा लेते हैं। जहाँ एक तरफ प्रभास और ज्योति कॉर्नफ्लेक्स बड़े आराम से खा रहे थे तो वहीं मोनिका मुंह बनाकर मन मार कर ये सब खाती है। तभी अचानक प्रभास को गुस्सा आता है और वो निशा पर चिल्लाने लगता है, निशा, तुमने मेरे लिए लंच नहीं बनाया, मैं काम पर कैसे जाऊंगा अब? बना है ना सलाद, चुकंदर का जूस, पता है हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। निशा, मैंने तुम्हारी सीरत को चाहा है, शरीर को नहीं, फिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो क्या करूँ, तुम्हारी माँ जब देखो मुझे मोटा होने का ताना देती रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं डाइटिंग ही कर लूँ। तो खुद करो ना, सबसे क्यों करवा रही हो? और मेरी माँ तो बहुत सीधी है, वो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती। अब निशा और प्रभास मोनिका के कमरे की तरफ बढ़ते हैं। निशा तो कमरे के अंदर जाती है और प्रभास बाहर से ही बातें सुनने लगता है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आज आपको अच्छा नाश्ता नहीं मिला। तूने ये जानबूझ के किया, क्योंकि तू चाहती थी कि मैं भूखी मर जाऊं और तू फल फूल सके। पता है मेरी भाभी की बहू कितनी सुंदर है, सेक्सी है, और एक मेरा बेटा
उसकी तो किस्मत ही फूट गई। माँ जी, मैं तो कभी आपसे ऐसे बात नहीं करती हूँ, तो आप क्यों मुझे जब देखो ताने देती रहती हो? अब ड्रम को ड्रम नहीं तो क्या बांसुरी बोलूं? तू कौन सी 0 फिगर वाली करीना है? भैंस है भैंस। माँ जी, कल को ज्योति भी शादी के बाद अगर मोटी हो गई तो क्या आप उसे भी भैंस बोलोगी? भैंस कहीं की, मुझसे जबान लड़ाती है, बताऊं तुझे? अब ये सब सुनकर प्रभास कमरे के अंदर जाता है और अपनी माँ को जानबूझकर डांट लगाते हुए कहता है, माँ, निशा ने तुम्हारा कभी भी अपमान नहीं किया, इज्जत की, सारा काम किया, और तुमने इतनी खरी खोटी सुना दी उसे। हे भगवान, उठा ले मुझे। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है। मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के घर। माँ जी, ये आपका घर है, कहाँ जा रही हो? आप यहीं रहिए, मैं बना देती हूँ ना जो आपको खाना है। पर मोनिका किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं थी और गुस्से में भी अपनी भाभी शांता के घर चली जाती है, जिससे वो पिछले 4 सालों से मिली तक नहीं थी। अब जैसे ही मोनिका शांता से मिलती है तो शांता उसे मिलकर कहती है, अरे मोनिका, आज यहाँ कैसे आना हुआ इतने सालों बाद? भाभी, अब आपसे क्या छुपाना। मैंने प्रभास को बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा किया और सोचा कि वो आपकी जैसी पतली बहू लाएगा, जिसके बाद मैं इतराऊंगी कि मेरी बहू कितनी पतली है। मोनिका, कुछ नहीं रखा इस मोटे पतले के भेद में। इंसान का दिल देखा जाता है, कमर नहीं। मेरी बहुएं भले पतली है, पर इस उम्र में भी मुझसे अकेले सारे घर का काम करवाती है और नौकर बना के रखा है। पर भाभी, आप तो कहती थी कि वो सारा काम करती थी। शुरू में अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए अपनी बहुओं की झूठी तारीफ करती थी, पर अब बचाने को कुछ भी नहीं है। मुझे न दवा टाइम पर मिलती है और ना ही खाना। और इस जिंदगी में मैंने यही सीखा है कि शरीर और सूरत में कुछ नहीं रखा है, सीरत ही सब कुछ है। अगर तेरी बहुएं तेरा ख्याल रखती है तो वो सोना है, सोना। मेरी बहू तो मेरा बहुत ख्याल रखती है और मैं अभागी बिना वजह से उसे मोटापे का ताना देती रहती हूँ। दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है। मोनिका दरवाजा ओपन करती है तो देखती है कि सामने उसकी बहू निशा थी। वो उसे देखकर बोलती है, माँ जी, मेरे साथ घर चलिए, मैंने आपके लिए आपकी पसंद का सारा खाना बनाया है। आज से घर में वही बनेगा जो आप चाहोगी। बहू, मुझे माफ कर दे। मैं खामखा तुझे सुनाती रही और तू मेरा कितना ख्याल रखती है। आज के बाद तुझे अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। मुझे माफ कर दे। अब दोनों सास बहू एक दूसरे के गले लगते हैं और अब मोनिका अपने घर आ जाती है, जिसके बाद से कभी भी मोनिका निशा को उसके मोटापे का ताना नहीं दिया करती और अपने बेटे और बहू के साथ खुशी खुशी रहा करती। सुबह के 8 बज गए थे, पर अब तक रोशनी उठी नहीं थी। रोशनी अपने पति मोहन के साथ बेड पर सो रही थी। तभी मोहन की आंखें खुलती हैं और वो घड़ी में 8 बजते हुए देखकर रोशनी को उठाते हुए कहता है, रोशनी उठो, सुबह के 8 बज गए हैं, उठ जाओ। अभी बस 5 मिनट मोहन, बस 5 मिनट में उठ रही हूँ। रोशनी, अगर माँ ऐसे देखेंगी ना तो फिर वो तुम पर चिल्लाएंगी और फिर एक बार घर में घमासान शुरू हो जाएगा। तुम्हारी माँ की तो आदत है चिल्लाने की। खैर मुझे क्या, अपनी माँ का नाम लेकर तुमने मेरी नींद खराब ही कर दी है। रोशनी बड़बड़ाते हुए उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब मोहन और रोशनी नीचे हॉल में आते हैं, तब रोशनी की सास कुसुम रोशनी से कहती है, बहू ये क्या, सुबह के 9 बज गए हैं और तुम लोग अभी उठ कर आ रहे हो? मम्मी जी प्लीज, आप अपना लेक्चर मत ही दो। और वैसे भी आज मोहन की छुट्टी है, इसलिए हम देर से उठे। हाँ बहू, वो सब तो ठीक है, पर तू क्यों उठी लेट? मम्मी जी, मैं आपको इस बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। खैर बताओ क्या बनाना है, मैं अभी बना देती हूँ। बहू तू रहने ही दे, मैं तेरे इस खेल के रग रग से वाकिफ हूँ। मैंने सब कुछ बना दिया है, तू बस परोस दे, इतना तो कर ही सकती है ना। मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ कि आप कौन सा खेल मेरे साथ खेल रहे हैं, पर कोई बात नहीं, मैं भी आपकी ही बहू हूँ। आपको इस खेल में कैसे मात देनी है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। रोशनी अब किचन में जाकर ब्रेकफास्ट लेकर बाहर टेबल पर रखती है और सभी को परोसती है। समय गुजरता है। समय के साथ दोनों सास बहू की नोक झोंक यूं ही चालू रहती है। ऐसे ही एक दिन रोशनी अपनी सास से कहती है, मम्मी जी आज खाने में क्या बनेगा? बहू तू रहने ही दे, तुझसे कुछ नहीं बनेगा। क्यों मम्मी जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? आप कहना क्या चाहती हो कि मैं कुछ नहीं बना पाती हूँ? अरे आपसे ज्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ मैं।
भले ही तू अच्छा बनाती होगी पर मुझसे अच्छा नहीं बना सकती। और मेरे बेटे को मेरे हाथ का ही खाना अच्छा लगता है। तू देखना, मैं अपने बेटे के लिए खाना बनाकर उसे खिलाऊंगी और वो भी मेरे हाथों के खाने की तारीफ करेगा। अच्छा जी, ये बात है। तो अब आप देखना मोहन जी को कैसे मेरे हाथों का खाना पसंद आता है। इस तरह दोनों सास बहू में शर्त लग जाती है और दोनों ही सास बहू मोहन के लिए खाना बनाने लगती है। रात को मोहन घर आता है, तब कुसुम और रोशनी दोनों ही अपने हाथों द्वारा बनाया गया खाना मोहन के आगे परोसती है और कहती है, मोहन जी ये देखिए, ये खाना मैंने बनाया है, जरा टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। अरे ऐसे कैसे? पहले मेरा बेटा मेरे हाथ का खाना टेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो कुछ बताएगा। आपका नहीं, मेरा। दोनों सास बहू आपस में लड़ने लगती है। उन दोनों को लड़ते हुए देखकर मोहन कहता है, माँ रोशनी बस करो, तुम दोनों को लड़ने का एक बहाना चाहिए। अरे जानू, ये लड़ाई नहीं है, बल्कि हमने शर्त लगाई है कि आपको हमारा खाना पसंद आएगा या नहीं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुम दोनों की शर्त मेरे जजमेंट से होनी है? हाँ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। कहीं नहीं फंसे हो आप। अब जल्दी से खाना खाओ और बताओ हमें, क्यों मम्मी जी? और नहीं तो क्या, वैसे भी हमने बहुत मेहनत की है ये सब कुछ बनाने में। उन दोनों की बात सुनकर मोहन सर पर हाथ रख लेता है और थोड़ी देर बाद खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। मोहन कमरे में जाने के बाद वो दोनों एक बार फिर से मोहन के पास जाती है और उससे कहती है, मोहन जी आपने बताया नहीं, सबसे अच्छा खाना किसके हाथ का था, मम्मी जी के हाथ का या मेरे? हाँ बेटा, तूने बताया नहीं। अरे आखिर अपनी माँ और पत्नी का जजमेंट तो कर दे। माँ रोशनी, आप दोनों ने ही अच्छा खाना बनाया था और मुझे आप दोनों के ही हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। अरे हमें तो वो पता ही है, तुझे हम दोनों के हाथ का सब कुछ अच्छा लगता है, पर अब हमने इतनी मेहनत की है तो इसका जवाब दे दे। माँ मैं कोई इंडियन आइडल का जज नहीं हूँ जो आप दोनों के खाने को जज करता रहूँ। देख बेटा, तू जज बन या मत बन, पर तुझे हमारा जज बनना ही होगा। माँ मैं आप दोनों के खाने को जज करके आपको मुंबई के शेफ किचन में तो नहीं भेज दूंगा ना, इसीलिए प्लीज अब मुझे सोने दो। नहीं, आप पहले बताओ कि कौन जीता है, तभी हम दोनों सास बहू आपको सोने देंगे। आप दोनों ही जीते हो, अब जाओ और मुझे सोने दो, ऑफिस भी जाना है कल। मोहन अपनी बात पूरी करता है और सो जाता है, तो वहीं कुसुम भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन जब कुसुम बाजार से अपने घर आ रही थी, तब उसे एक पोस्टर दिखाई देता है, सास बहू का खेल। ये देखकर कुसुम खुद से कहती है, अरे ये तो सास बहू का खेल दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे छोटे से मोहल्ले में सास बहू का कोई खेल होगा जिसमें सास बहू हिस्सा लेंगे। मैं भी जाकर रोशनी को बताती हूँ। कुसुम खुद से बात करने के बाद सीधा अपने घर आती है और अपनी बहू को सारी बात बताती है। ये बात सुनने के बाद रोशनी अपनी सास को कहती है, मम्मी जी इस सास बहू के खेल में अब हम दोनों ही जीतेंगे, क्योंकि हम अलग अलग नहीं एक होकर खेलेंगे। समझ गई ना आप? रोशनी बहू, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खेल सकते हैं? मम्मी जी, दुश्मनों का दुश्मन दोस्त होता है, ठीक उसी तरह हम दोनों भी कभी कभार एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए हम दोनों मिलकर इस सास बहू के खेल को खेलेंगे। वैसे ये कंपटीशन है कब, और आपने इस कंपटीशन में नाम दर्ज करवाया या नहीं? बहू, वैसे मैंने इस कंपटीशन में अपना नाम तो दर्ज नहीं करवाया, लेकिन अगले 2 दिन बाद ही कंपटीशन जरूर है। ऐसा करते हैं, आज के आज ही इस कंपटीशन में अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। दोनों सास बहू आपस में बातें करने के बाद उसी शाम उस कंपटीशन में नाम दर्ज करवाती है। अगले 2 दिन बाद जब दोनों सास बहू का कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन का जज कुसुम से कुछ सवाल पूछता है, जिसका जवाब कुसुम बड़े ही नरम लहजे से दे देती है। तो वहीं दूसरी तरफ रोशनी से कुसुम के बारे में कुछ बुरी आदतों के बारे में पूछता है, जिस पर रोशनी कहती है, सर मैडम, मेरी सास की एक बुरी आदत है, वो अपनी बहू के साथ बड़ा अच्छा गेम खेलती है, और वो ये है कि वो घर का सारा काम करके मोहन जी की नजरों में महान बन जाती हैं। लेकिन मैं भी उनकी बहू हूँ, मैं भी उनके सारे खेल को नाकाम कर देती हूँ। रोशनी की ये बात सुनकर सभी जज हंसने लगते हैं, क्योंकि रोशनी का ये अटपटा सा जवाब सभी को अच्छा लगा था। अब जज बाकी सास बहू से भी पूछ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई गलती बाकी सास बहू कर ही रही थी, जिस वजह से कोई नहीं जीत पाता
और ये प्राइज जीत जाते हैं कुसुम और रोशनी। कुसुम और रोशनी सास बहू के खेल में विनर थे और इस तरह से अब वो दोनों सास बहू के खेल के नाम से जाने जाने लगे। उन दोनों सास बहू को सास बहू के खेल की ट्रॉफी मिल जाती है। ये देखकर मोहन अपनी माँ और पत्नी से कहता है, माँ, रोशनी, आज मुझे आप सास बहू के खेल को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप दोनों सास बहू के खेल को इस तरह से जीत लोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अब मोहन जी, ये तो होना ही था। अब आपकी माँ के अंदर इतना टैलेंट जो है, उन्होंने मुझे भी माहिर कर दिया है। अपनी बहू के मुंह से ये बात सुनकर कुसुम उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, अच्छा, तो मैंने तुझे माहिर किया है। बहू, ये मत भूल, तू खुद तेज है और तूने किसी से कुछ सीखा नहीं, बल्कि तू खुद सीखी सिखाई आई है। अच्छा, अब आप दोनों की लड़ाई खत्म हो गई हो तो क्या हम घर चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोहन अपनी माँ और पत्नी को लेकर घर आता है। पर ये क्या, ट्रॉफी जीतने के बाद भी इन दोनों को शांति नहीं थी और वो हर बार की तरह अपनी लड़ाई जारी रखती है और मोहन को जज बना देती है। कोकिला सुबह जल्दी उठकर किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाते हुए सोचती है, सीमा हमेशा लेट उठती है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। कोकिला ये सब सोचते हुए अपनी बहू सीमा को आवाज लगाकर रसोई में बुलाती है और उससे बोलती है, बहू, हो गई तेरी सुबह। तुझे नहीं पता क्या कि सुबह उठकर एक बहू सबके लिए खाना बनाती है? हाँ माँ जी, पता तो है, लेकिन आज मेरी आँख नहीं खुली, इसलिए उठने में देर हो गई। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुझसे कोई काम तो होता नहीं है। ना जाने तेरी माँ बाप ने तेरी शादी क्यों कर दी, जब तुझे अपनी कोई जिम्मेदारी ही नहीं समझनी। कोकिला की बात सुनकर सीमा गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने पति रोहन से कहती है, तुम्हारी माँ हमेशा मुझे ताने क्यों देती रहती है? मैं तो तंग आ गई हूँ। और तुम्हारी माँ क्या जताती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ सिखाया नहीं। अरे मेरे माँ बाप ने तो मुझे नाजों से पाला है। क्या तुम भी सुबह सुबह छोटी छोटी बातें लेकर बैठ जाती हो? तुम्हारे भले के लिए ही माँ ने ऐसा कहा। चलो बाय, मैं निकलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ये सास बहू की कहानी तो रोज की है। रोहन के ऑफिस जाने के बाद सीमा रसोई में जाती है जहाँ कोकिला अब भी काम कर रही थी। इतने में किचन से सीमा को देखकर कोकिला उससे कहती है, मैंने सारा काम कर लिया, तो अब आई है महारानी, अब क्या ही करेगी। अब क्यों आई है बहू यहाँ तू? माँ जी, मैं तो आपसे पूछने आई थी कि बता दो क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। कुछ नहीं, अब क्या करेगी तू? जब से आवाज लगा लगा कर थक गई और एक तू है कि सुनती ही नहीं है। जा, अब जाकर घर का बाकी का सारा काम निपटा ले। सीमा गुस्से में काम करने चली जाती है। तभी हॉल में रखे फोन की घंटे की आवाज आती है। ये फोन कॉल रोहन की माँ से रूमा का था। फोन की घंटी सुनकर कोकिला फोन उठाकर अपनी बहन से कहती है, रूमा, बड़े दिनों बाद कॉल किया। हाँ दीदी, थोड़ी बिजी थी और आज बहुत अच्छी खबर देने के लिए कॉल किया है। हाँ तो बता ना, मैं भी बहुत समय से तुझसे मिलने की सोच रही हूँ, इसी बहाने मिल भी लेंगे। हाँ दीदी, मिलना तो अब होगा ही, क्योंकि मनीषा की शादी फिक्स हो गई है। 10 दिन बचे हैं, बस जल्दी से आप सभी घर आ जाओ और इस बार रोहन सीमा को भी साथ लेकर आना। पिछली बार तो आप उन्हें ला नहीं पाई थी, पर इस बार पक्का लाना। अरे वाह, क्या बात है, मेरी बिटिया की शादी है और तू अब बता रही है? मैं तो कल ही आ जाती हूँ, मैं तो इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। और तुझे तो पता ही है कि रोहन को ऑफिस से छुट्टियाँ नहीं मिलती, इसलिए वो और बहू तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं आ रही हूँ ना, मैं ही रौनक लगा दूंगी अपनी भांजी की शादी में। ठीक है दीदी, चलो जैसा तुम्हें ठीक लगे। अच्छा, रखती हूँ, बहुत काम है। कोकिला अपनी भांजी की शादी की खबर सुनकर बहुत खुश होती है और ये बात वो अपनी बहू को बताने जाती है, जो अभी भी काम में लगी हुई थी। अरे ओ बहू, अभी तक तेरा काम नहीं हुआ? तुझे तो काम बोलना ही बेकार है, सारा दिन निकाल देती है एक ही काम में। माँ जी, बस हो ही गया, थोड़े से कपड़े और हैं बस। आप क्या कुछ कह रही थी? कुछ बोलना है आपको? हाँ, मैं ये कहने आई थी, मेरी गुजरात वाली बहन की लड़की की शादी है 10 दिनों में। बस इतने कम दिन हैं, बहुत सारा काम है। अब तो तुझ पर घर छोड़कर जाना है मुझे, तो तू ही सारा काम काज देखियो और ठीक से घर संभाल तो लेगी ना तू, घर का सारा काम काज। और सुबह जल्दी उठकर रोहन को लंच पैक करके भी दियो, कहीं तेरे सोने के चक्कर में मेरा बेटा भूखा ही चला जाए। नहीं नहीं माँ जी, मैं घर और रोहन दोनों का ख्याल रखूंगी। आप बेफिक्र होकर गुजरात जाइए। जाना तो है ही गुजरात,
पर इस पर सारा घर छोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं रोहन को भी समझा कर जाऊंगी क्योंकि ये तो बेवकूफ है। देर शाम रोहन ऑफिस से घर आता है और उस वक्त कोकिला सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी और रोहन को देखकर बोलती है, आ गया तू बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। हाँ माँ, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? दवा लिया आपने? क्या हुआ? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और मेरी तबीयत भी खैरियत है। मैं तो तुझसे ये कह रही हूँ कि तेरी गुजरात वाली मासी है ना, उनकी लड़की मनीषा, उसकी शादी है, बुलाया है, आखिरी शादी है घर की, तो जाना पड़ेगा। माँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं और सीमा है ना, हम घर का और अपना भी ख्याल रख लेंगे। इस बात का तो डर है, मेरी बहू इतनी होनहार नहीं है, इसलिए मैंने तुझे बताया बेटा, तू समझदार है, बस यही कहना था। जा तू फ्रेश हो जा, थक गया होगा, तब तक मैं बहू को बोलती हूँ तेरे लिए कुछ बना दे। अगली सुबह हर दिन की तरह कोकिला किचन में काम करती है और सीमा लेट तक सोती रहती है। जैसा कि आपको अब तक समझ आ ही गया होगा कि सीमा को काम करना पसंद नहीं था। उसे खाना ना बनाने का एक बहाना चाहिए, जिस वजह से वो हमेशा की तरह आज भी लेट उठती है। लेकिन उसकी आंखें खुलते ही उसके सामने उसकी सास कोकिला खड़ी थी, जो उसे घूरते हुए कहती है, आज भी लेट उठी है? तुझे पता है ना कि आज मुझे गुजरात निकलना है, कम से कम समय से उठकर खाना तो बना लेती। तेरे लेट उठने की वजह से मैं लेट ना हो जाऊं। उठ अब, पड़ी पड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर रोहन और मेरा खाना पैक कर और बाकी का काम भी निपटा, मैं रोहन के साथ ही निकलूंगी। सीमा उठकर दोनों का खाना पैक करके उनको घर से भेज देती है। कोकिला और रोहन के जाने के कुछ समय बाद सीमा घर का बचा हुआ काम छोड़कर अपनी सहेलियों को फोन करके उनसे बातों में बिजी हो जाती है और उसे समय का पता नहीं चलता कि कब 12 बजे से शाम के 4 बज जाते हैं। तब उसे ध्यान आता है कि अभी घर की सफाई भी करनी है, साथ ही रोहन के ऑफिस से घर आने का समय भी हो रहा था, तो खाना भी बनाना है। सीमा ये सब सोच ही रही थी, तभी उसको रोहन की गाड़ी की आवाज आती है और कुछ ही पलों में रोहन घर के अंदर आकर सीमा को आवाज लगाते हुए कहता है, सीमा, सीमा कहाँ हो? रोहन की आवाज सुनकर सीमा कमरे से भागी भागी हॉल में आती है। अरे बाबा, तुम आ गए। देखो ना, अभी तक मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय पर कुछ खाने को लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, आज मैंने ऑफिस में बहुत कुछ खा लिया था। तुम अपना काम निपटा कर खाने की तैयारी करो, अब मैं रात का ही खाना खाऊंगा। ठीक है, मैं पहले ये काम निपटा लूँ, फिर करती हूँ खाने की तैयारी। पूरे दिन सहेलियों से गप्पे लड़ाने के बाद शाम के समय सीमा जानबूझकर खाना बनाने में लेट करती है, ताकि उसे खाने की जगह सूप बनाना पड़े, क्योंकि सीमा को सूप बहुत पसंद था और वो जल्दी बन भी जाता था। कुछ देर में रोहन रात के खाने के लिए टेबल पर आता है और सीमा को बोलता है, सीमा, खाना तैयार है? हाँ बेबी, खाना बन गया है, आ जाओ साथ में खाते हैं। वैसे आज खाने में क्या बनाया है सीमा? मेरा फेवरेट टोमेटो सूप, स्पाइसी है बहुत। क्या आज हम ये पीकर सोने वाले हैं? क्यों, तुम्हें ये पसंद नहीं? बड़े प्यार से बनाया है मैंने आपके लिए। ये क्या बना दिया इसने? मैं इसकी बुराई भी तो नहीं कर सकता, बुराई की तो कल खाना भी नहीं मिलेगा। माँ सही कहती है कि इससे घर नहीं संभलेगा। क्या हुआ रोहन, तुम खा क्यों नहीं रहे? नहीं, बस बहुत खा लिया, बहुत अच्छा था बेबी। ओह थैंक यू, सच में अच्छा बना था। माँ जी तो कभी मेरे बनाए खाने की तारीफ भी नहीं करती। माँ को भी पता है कितना अच्छा खाना बनाती हो। खैर छोड़ो, सोने चलते हैं। अगले दिन सुबह कोकिला को गुजरात गए 2 दिन हो गए थे और आज भी सीमा लेट उठती है, तो वहीं रोहन ऑफिस के लिए रेडी हो चुका था। इतने में सीमा की आंख खुलती है और वो रोहन को सामने रेडी देखकर कहती है, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? रुको, मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा बना कर लाती हूँ। रहने दो, मैं लेट हो जाऊंगा, बाहर वैसे ही बहुत ट्रैफिक होता है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूंगा। अरे मैं बस 2 मिनट में आई। सीमा किचन में जाती है और जल्दी जल्दी सूप बनाने लगती है और करीब 5 मिनट बाद वो रोहन को टिफिन पैक करके दे देती है और रोहन भी बिना कुछ सवाल जवाब किए अपना लंच लेकर चला जाता है। 2 दिन से सीमा रोहन को लंच में भी सूप दे रही थी, जिससे पी कर रोहन पक गया था। वहीं सीमा खुद भी काम से बचने के लिए अपने लिए भी सूप बना लिया करती। ऐसा कई दिनों तक चलता है। अब रोहन सीमा के सूप से बचने के लिए बाहर से ही खाना खाकर आने लगता है, लेकिन सीमा तो सूप पीकर ही गुजारा कर रही थी, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगती है और एक शाम
उसको कमजोरी से चक्कर आने लगते हैं। तभी रोहन उसे संभालते हुए सोफे पर बैठाते हुए कहता है, सीमा क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ऐसा लग रहा है कि तुम बीमार हो और तुम हाफ भी रही हो। क्या बात है? शायद ये सब काम का लोड लेने से हुआ है। मुझे तो चक्कर और वीकनेस भी लग रही है कल से। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो ये सब काम छोड़ो और डॉक्टर के पास चलो। रोहन सीमा को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहां सीमा का चेकअप होता है और डॉक्टर बताते हैं कि ज्यादा लिक्विड पीने की वजह से सीमा के शरीर में बहुत कमजोरी आ गई है। इसीलिए डॉक्टर सीमा को कुछ दवाइयाँ देते हैं और आराम करने की सलाह भी देते हैं। चेकअप के बाद रोहन सीमा को लेकर घर आता है और उसे खूब सुनाता है। साथ ही अपनी माँ को कॉल करके सब कुछ बताता है। माँ प्लीज जल्दी आ जाओ, सीमा की तबीयत ठीक नहीं है। अपने बेटे के फोन आने के बाद कोकिला अगले ही दिन गुजरात से वापस आती है और अपनी बहू से कहती है, महारानी, क्या तुझे खाना बनाना नहीं आता जो सूप पी पी कर बीमार हो गई और तेरी वजह से हमें डॉक्टर को इतना पैसा देना पड़ा। कोकिला सीमा को बहुत सुनाती है, लेकिन सीमा अपनी गलती मानकर कोकिला को रोते हुए गले लगाती है और कहती है, माँ जी, मुझसे अब ऐसी गलती नहीं होगी। ना मैंने रोहन का ख्याल रखा, ना ही खुद का, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। कोकिला सीमा को माफ कर देती है और उस दिन के बाद से सीमा खुद का और पूरे परिवार का अच्छे से ख्याल रखती है। साथ ही समय पर उठकर सबके लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।